जय गुरु जी संगत जी। अ, गुरु जी के आदेश से मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। ये सत्संग शेयर करने के लिए काफ़ी बार गुरु जी ने मुझे मैसेजेस दिए पर मैं समझ नहीं पाई। फाइनली मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मुझे सत्संग सुनाने के लिए कहा गया और मैं यही वाला सत्संग सबको सुना रही थी। सो आज आप सबके साथ मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है और क्यों गुरु महाराज जी ने यही सत्संग मुझे आप सबको सुनाने को कहा। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था पर पहले मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया था, सिर्फ ऊपर ऊपर से जितना मुझे लगा मैंने उतना उतना ही शेयर किया था। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज जी ने ड्रीम में वैसे जैसे मुझे ऐसे वाइब्स आई कि मैं वहाँ पर सत्संग सुना रही हूँ और वो खुद वहाँ पर प्रेजेंट है, सुन रहे हैं ये सारा सत्संग। तो मुझे लगा कि मुझे यही सत्संग आपको एक बार दोबारा डिटेल में शेयर करना चाहिए सो दैट जिसके लिए भी ये मैसेज हो उस तक पहुँच जाए। संगत जी, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली बहुत ही छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं, मेरी मम्मा और मेरी पापा थे। मेरे पापा एक आर्मी पर्सन थे, 2009 में वो रिटायर हो गए थे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। और मैं शुरू से सिंगल गर्ल चाइल्ड थी। फिर मेरे बर्थ के 13 साल बाद गुरु महाराज ने मुझे मेरे भाई से ब्लेस किया और 2011 में मेरा भाई बॉर्न हुआ। उसके बाद पापा ने पापा जॉब करते थे बट लक्कड़ का काम करते थे, वो व्यापारी थे। सो जैसे जैसे काम चल रहा था तो कभी कभी अगर तो आपके पास आ जाता है, आपको कोई लकड़ का काम दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ता है जब तक आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। तो जैसे ना तैसे सिर्फ ज़रूरतें कैसे ना कैसे पूरी हो रही थी, मेरी फ़ीस वहाँ से जा रही थी, घर के सारे फाइनेंशियल जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहाँ से जा रही थी। भाई हुआ था, उसके बाद बेबी बॉर्न के बाद क्या क्या ज़रूरतें आती हैं वो सारी की सारी वहाँ से पूरी हो रही थी। बड़ी खींच खींच कर वो सारी ज़रूरतें हम वहाँ से पूरी कर रहे थे। तो 2000 जैसे न जैसे चलता गया, थोड़ा बहुत मुझे भी था कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो स्टडी के ऊपर भी साथ साथ में फोकस थी अच्छे से। मास्टर्स में जब मैं हुई तो मास्टर्स में मैंने 2019 में मैंने मास्टर्स अपनी ज्वाइन की थी पंजाब में ही, यहाँ की यूनिवर्सिटी में। और 2021 में मैंने वहाँ गोल्ड मेडल अचीव किया। गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं यूनिवर्सिटी की। उसके बाद मुझे ये था कि अगर गोल्ड मेडल आ गया तो चलो कल को स्कॉलरशिप लग जाएगी, अगर फाइनेंशियली वीक हूँ हायर स्टडीज़ के लिए जाती हूँ तो वहाँ स्कॉलरशिप लग जाएगी, अगर स्कॉलरशिप लग जाएगी तो मैं पापा को हेल्प कर पाऊँगी अच्छे से, जितना मेरे से हो पाएगा एटलीस्ट उतना तो मैं कर पाऊँगी उनके लिए। यही सोचा था, अच्छे से प्रिपेयर किया, चलो भगवान जी ने साथ दिया, गुरु महाराज जी ने साथ दिया। फाइनली गोल्ड मेडलिस्ट में मेरा नाम आया और चांसेस थे कि मुझे कल को अगर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करती हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप लगेगी। एज़ पर जैसे सोचा था वैसे जा रहा था। यूँ कहूँ कि तब तक मेरी माइंड की जो थिंकिंग थी वो ऐसे थी कि अगर आपको कोई हेल्प नहीं करता, अगर आप प्रॉब्लम्स में हो या आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि भगवान जी खुद आएंगे, वो खुद आपको सपोर्ट करेंगे, खुद आपको गाइड करेंगे, आपके लाइफ के लेसन्स वो खुद आपको देंगे, खुद सिखाएंगे। इसी सोच के साथ मैं चलती गई। जैसे 2019 आया, जब मैंने बताया जैसे कि तब मैंने मास्टर्स ज्वाइन करी थी और कोविड पीक पे था, तब पापा को लीवर में प्रॉब्लम थी। अचानक से वो उनसे उठा नहीं जाता था, बेड पर रहते थे सारा दिन। जब टेस्टिंग करवाई तो रिपोर्ट्स में आया कि उनका लीवर वर्किंग में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उनका लीवर डैमेज हो चुका था। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 80% उनका लीवर डैमेज था और तब ये हालत थी कि कोविड था और हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं करवा सकते थे कोविड की पीक की वजह से। अगर करवाते तो हमें डर था कि शायद हम उन्हें खो ना दें, तो घर से ही उनका ट्रीटमेंट चलाया। 2021 के एंड तक वो काफ़ी ठीक हो गए। लोन मैंने उठाया, लोन के बेसिस पर अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी और अच्छा स्कोर भी किया। घर में सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के होते हुए घर का काम, स्टडीज़, लोन के इधर उधर बैंक के चक्कर, सब कुछ साथ में मैनेज किया।
गुरु महाराज की कृपा रही कि सब कुछ अच्छे से हो गया, अच्छे से कर पाई मैं। इवन कि स्टडीज़ में भी अच्छा परफॉर्म कर पाई। फिर जैसे ही उसके बाद 21 में मैंने एमएससी पास आउट की अपनी। तो मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ टीचिंग की, ताकि अपना जो लोन है जो मैंने उठाया था वो रीपे कर पाऊँ। लोन रीपे किया वैसे वैसे। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी नेट की जो प्रिपरेशन थी वो जारी की, और जो गेट एग्जामिनेशन था वो क्लियर किया, और पीएचडी में एडमिशन ले ली। पीएचडी में एडमिशन लेने के 1-2 महीने बाद ही मेरी डॉक्टर से बात हुई, पापा के डॉक्टर से, और उन्होंने कहा कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, अदरवाइज़ जो इनका सर्वाइवल है वो मुश्किल है। तो डॉक्टर के बात करने के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली एक डॉक्टर रेफ़र किए, वहाँ से मैंने उनके साथ बात करी, और अपने गाइड से परमिशन लेके चली गई पापा के साथ दिल्ली। वहाँ मैं लगभग 1-2 महीना दिल्ली ही रही पापा के साथ, हॉस्पिटल में ही उनका ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने भी प्रोसीजर करवाने के लिए, जो लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मेरे जितने टेस्ट थे वो सारे किए, पापा के सारे टेस्ट किए, सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी। फाइनल बस 3 दिन रह गए थे ऑपरेट करवाने के लिए। तब पता नहीं कहाँ से मन में ट्यूशन आया कि अगर ये ऑपरेट हुआ तो मैं और पापा शायद ना बच पाएँ। तो फाइनली मैंने एट द लास्ट मोमेंट, सिर्फ 3 दिन पहले ऑपरेट के, सिर्फ 3-4 दिन पहले ही मैंने अपना डिसीज़न बदल दिया, और पापा को लेकर घर वापस आ गई। पापा भी काफ़ी उदास थे, क्योंकि उन्हें ये होप मैंने बहुत दे दी थी कि पापा ऑपरेट हो जाएगा, हम लोग ठीक हो जाएंगे, सब आप ठीक हो जाओगे थोड़े दिन में, अ, और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सो बी पॉजिटिव, बस थोड़ी देर और, थोड़ा दर्द और। काफ़ी पेन में थे तब वो, बट जैसे ही उनको पता चला, मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि क्यों नहीं ऑपरेट करवाना, क्या हो गया। पहले वो नहीं मान रहे थे कि तूने डोनेट करना है, नहीं लड़की से लीवर नहीं लेना, आगे इसकी मैरिज होनी है, इसको आगे प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे करके तब मैंने उन्हें मनाया था, इतनी ज़्यादा होप देने के बाद फिर मैंने खुद ही मना कर दिया। तो उसके थोड़ी देर बाद जब हम घर वापस आ गए, मैं वापस नमोशी रही इस बात की, वापस मैं पीएचडी करने अपनी यूनिवर्सिटी चली गई, कंटिन्यू करने। तो वहाँ पर भी जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत गंदा इन्वायरमेंट था। जो मेरे कलीग्स थे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल रहे थे, और वो पॉलिटिक्स भी ऐसी थी कि मेंटोर उसमें खुद ही शामिल था लड़कियों के साथ। मुझे नहीं सही लगा कि ये मैं लास्ट वाले सेशन में बताऊं, इसलिए मैंने ये शेयर नहीं किया। वहाँ पर सिर्फ मैंने गंदी पॉलिटिक्स का नाम लिया था, बट वो काफ़ी ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, हमारी लैब गाय के कंट्रोल में कम, और लड़कियों के एक लड़की थी वहाँ पे जिसके कंट्रोल में ज़्यादा थी। सो ऐसा माहौल था वहाँ पर। और वहाँ पर अगर आपको काम करना है तो मेरे माइंड में ये थिंकिंग आने लग पड़ी थी कि मुझे अपना करेक्टर लूज़ करना पड़ेगा, जिसके फेवर में मैं नहीं थी। और हालांकि कुछ देर मैंने वहाँ स्टे किया, नहीं समझ पाए, पर जब समझ में आया कि इतना ज़्यादा वहाँ पर नीचे चले गए ऐसा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैंने घर पे कॉल करना बार बार स्टार्ट कर दिया कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे पीएचडी नहीं करनी। तब फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो वही सहारा था जो मेरी स्कॉलरशिप आने वाली थी दिल्ली से, जो मुझे इंस्पायर गोल्ड मेडलिस्ट की वजह से मिलने वाली थी। घर में बहुत कलेश हुआ, मम्मा ने बहुत मना किया कि तू क्या कर रही है, तेरे को पता है पैसे की कितनी ज़रूरत है और तू घर वापस आने के लिए बोल रही है। तब उन्हें मैंने नहीं बताया था कि लैब में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है, उन्हें मैंने ये बताया था कि बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, रैगिंग करते हैं हॉस्टल में भी, लैब में भी, मेरे को कुछ बताते हैं, सर को कुछ बताते हैं, ऐसा ऐसा एटमोसफेयर है, मुझे नहीं रहना। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, एक और लड़की की एडमिशन हुई, उसने ये सब नोटिस किया, और मेरे नॉलेज में भी फिर आया ये, और फिर मैंने भी नोटिस करना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे पिक्चर क्लियर हुई तो मैंने बोला कि मम्मा मैं नहीं यहाँ रह सकती, 5-6 साल कम नहीं होते, आपको एक ही जगह एक ही लैब में स्टे करके वहाँ पर काम करना है, बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतना ज़्यादा टाइम मैं यहाँ नहीं निकाल पाती, ना मैं निकाल नहीं पाऊँगी, मुझे प्लीज़ रिज़ाइन देने दो आप। एक बार रिज़ाइन दिया, सर ने मम्मा को बहुत सुनाया, और मैंने वो रिज़ाइन कैंसिल कर दिया। फिर जब वो नई लड़की आई उसके साथ फिर मैंने रिज़ाइन दिया, और फिर मैंने ठान लिया कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे इस जगह पर नहीं रहना। कैसे वैसे करके मैं वहाँ से अभी रिज़ाइन दिया ही है कि पापा की तबीयत यहाँ खुद ख़राब हो गई, वहाँ पर मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुका था। पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं सीधे हॉस्पिटल चली गई, मम्मा को घर भेज दिया, और जब हॉस्पिटल गई तो पापा काफ़ी सीरियस थे, आईसीयू में थे वो। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी कि हो क्या रहा है। एकदम अचानक से सभी जगह से
स्टडी से इतना प्रेशर, लैब का, माहौल का, कलीग का, ऊपर से फैमिली से इतना प्रेशर। ना फैमिली में करने वाला कोई है, ना वहाँ पर करने वाला कोई है। तब ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं से कोई आ जाए कि मुझसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा, अब नहीं कर पाऊँगी। सो मैं नहीं जानती थी कि तब गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तब फर्स्ट टाइम मैंने इनका सत्संग अटेंड किया था। जैसे मैंने रिज़ाइन दिया, पता चला पापा ठीक नहीं है, सीधे हॉस्पिटल चली गई। यहाँ जलंधर में ही है हॉस्पिटल। तब पापा ठीक नहीं थे, 2 दिन मैंने वहाँ पे स्टे किया उनके साथ। उनकी प्रॉब्लम आ रही थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर का सीन बन गया था उनके केस में। सो मैं लास्ट मोमेंट पे सिर्फ मैं ही थी उनके साथ। मम्मा घर पर थे। डॉक्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैडम अब आप जितना मर्जी इलाज करवा लो, पर अभी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको नहीं दिखेगी। सो अल्टीमेटली शायद ये नहीं रहेंगे, उन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था। तो अब आपके ऊपर है कि आपको डिसीज़न लेना है कि आपको आगे और टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। पापा पहले से बहुत ज़्यादा पेन में थे, काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शंस लग चुके थे उन्हें, और सारी बॉडी उनकी नीडल्स के साथ छीनी हुई थी। पूरी बाजू, पूरी गर्दन, पूरी बैक, पूरी स्टमक, जहाँ पर फ्लूइड भर जाता है लीवर वर्किंग ना होने की वजह से। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे और पेन नहीं देनी उन्हें। तब उन्होंने वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने की बात करी। मैंने वहाँ पर भी साइन वगैरह कर दिए डॉक्यूमेंट्स में। मम्मा को मैंने हॉस्पिटल नहीं आने दिया, क्योंकि पापा को देखकर वो पहले ही हॉस्पिटल में चक्कर खा के गिर गए थे। बीपी लो हो गया था उनका काफ़ी ज़्यादा, और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मुझे तब ये था कि पापा तो जा रहे हैं, कहीं मम्मा को भी ना कुछ हो जाए। सो मम्मा को मैंने नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। जब उन्होंने वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट करने के लिए साइन मांगे, तब मैंने कॉल किया रिलेटिव्स ने, मौसा जी को कॉल किया, फूफाई को कॉल किया। तब सिचुएशन, फिर फूफा जी आए, उन्होंने वो मेरे साथ रुके वहाँ पर। और इस पूरी सिचुएशन में तब मैं अकेली थी। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई मुझे नहीं पता। उस समय मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। बट जिस एट द मोमेंट व्हेन आई लॉस्ट हिम, वो काफ़ी पेनफुल था। उस समय ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो सारे के सारे वेस्ट चले गए। कुछ हाथ नहीं आया। जितनी अचीवमेंट्स थी किसके लिए थी, पापा के लिए थी, वो सारी चली गई। फिर घर आए पापा को लेकर, और सारी जो दोबारा से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो घर के काम थे, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, और जो रस्में वगैरह होती हैं आफ्टर डिमाइस, वो सारी फुलफिल करी। उसके बाद मैंने होप छोड़ दी थी पूरी तरह। मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। अपनी सारी की सारी किताबें मैं रद्दी में दे दी थी। सोच लिया था कि कोई भी नहीं है, अभी बस ख़त्म है, सब कुछ फिनिश है। अक्टूबर 2023 में मैंने गुरु जी महाराज जी का फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था। और 30 अक्टूबर को पापा एक्सपायर कर गए थे। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैंने उनका जो सत्संग था वो अटेंड किया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ तो कब से पकड़ा हुआ था, उन्होंने तो कभी छोड़ा ही नहीं। शायद बुरा इससे भी बुरा हो सकता था, शायद उस लैब में मैं फंसी रह जाती, शायद वहाँ पर मैं किसी ऐसी पॉलिटिक्स या किसी ऐसे षड्यंत्र का, या कह लो आप जो भी, मैं फंस जाती, यहाँ से निकलना मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाता। वहाँ पर तो मैंने सुसाइड का तो सोच लिया हुआ था यूनिवर्सिटी में। बट कैसे न कैसे गुरुजी महाराज जी ने वहाँ से भी निकाला। वहाँ पर भी मुझे एक बार मैसेज फ्लैश हुआ था कि पुत्र, अगर तेरी तरक्की अभी यहाँ पे नहीं है तो अभी बाहर भी नहीं है, तू सोच ले तूने क्या करना है। तब मैंने बोल दिया, गुरु महाराज जी जो मर्जी हो जाए, मुझे इस गंद में नहीं रहना। कह तो तब मैंने दिया था, पर इस बात का इतना रियलाइज़ नहीं था कि उन्होंने सच में सुन लिया, वहाँ से मुझे बाहर निकाला। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज़्यादा हिम्मत दी इस इन्वायरमेंट में। घर पे भी जो प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं स्ट्रांग रहूँ और इस सबसे बाहर निकल पाऊँ।
फाइनली जब मैंने मार्च में रियलाइज़ किया, तब उन्होंने मेरा खुद हाथ पकड़ा, मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। बहुत ही बड़ा शिवलिंग मुझे दिखा धरती के एकदम नीचे, जिसमें से वाइट लाइट निकल रही है, और रात के वक्त वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जैसे आप उस एरिया में एंटर करते हो, वो एरिया का जो लुक है वो एकदम बर्फीला हो जाता है। तो तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। उन्होंने एक दिन एक बार खुद स्वप्न में आके मेरा हाथ पकड़ा, और तब से मैंने जो भी था अपने आप को पूरी तरह उनके ऊपर सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, टेंशन छोड़ दी, हर एक चीज़ को लेट इट गो कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। तो अभी भी जैसे ना जैसे करके मेरे सारे काम वो करवा रहे हैं। मेरे जो गाइड था, जिसके अंडर से मैंने पीएचडी डिज़ाइन करी थी, वो मेरी फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रहा था, क्योंकि जो डिपार्टमेंट का एचओडी था वो भी मेरा गाइड ही था। वो साइन ही नहीं कर रहे थे। उनको ये था कि ये खुद तो गई है, दूसरी लड़की को भी लेके गई है। काफ़ी बार मैंने सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश की, बट सिचुएशन क्लियर ही नहीं हो रही थी। जो लैब में जो ऑलरेडी सीनियर थे, जिनकी वजह से ये सारा गंद डला हुआ था वहाँ पे, वो अपनी गलती ना मान रही थी, एक दूसरे को कवर अप कर रहे थे अच्छे से। हम तो नए थे वहाँ पे, कोई भी नहीं था कवर अप करने के लिए। तो हम लोग तो मैं तो नहीं सर को कन्विंस कर पाई। अब सर भी उनके उसके साथ ही, उस लड़की के साथ इन्वॉल्व थे। ये चीज़ बाद में आई, पर कितनी सच है कितनी नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, वहाँ पर था यही सब, ये श्योरिटी मुझे मिल गई थी। तो उसके बाद फिर फ़ीस रिफ़ंड के लिए मैंने अपना अभी रिसेंटली सत्संग शेयर किया था, अ, सुमन आंटी जी के चैनल पर ही। आंटी जी बहुत अच्छी हैं, इनको जब भी सत्संग आप शेयर करो ये साथ में शेयर कर देती हैं। सॉरी आंटी जी, मैं फिर भी कई बार लाइक करना और सत्संग सुनना भूल जाती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इतनी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो पा रही, पर वहाँ पर थोड़ी बिज़ी रहती हूँ। बट फिर भी हो सके जितना हो सके मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, सबके सत्संग सुनती हूँ, जो भी सामने आए, जो भी मैसेज आए मेरे लिए, वह सुनती हूँ, देखती हूँ और मानती भी हूँ। तो उसके बाद जब फ़ीस रिफ़ंड पे सर साइन नहीं कर रहे थे, तो एक दिन अचानक से मैंने सर को कॉल किया। मुझे नहीं पता वो हिम्मत कॉल करने की मेरे पास कहाँ से आई। सर को मैंने कॉल किया, फ़ीस रिफ़ंड के लिए बोला, और सर ने पहले तो डांट दिया, क्यों लेने तुमने पैसे, क्या करने हैं तुमने पैसे, हो गया तुम्हारा, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद सर का कॉल बैक आया खुद, और मुझे कहा कि आकर अपने साइन करवाओ डॉक्यूमेंट्स पे और फ़ीस लेके जाओ। तभी गुरु महाराज जी ने फिर से मैसेज दिया था मुझे उसी वक्त, सारा प्रोसीजर होने के बाद, कि बेटा टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। तो वो फ़ीस रिफंड के पैसे भी मुझे वापस आ गए। तो ये था सारा सर्कमस्टांसेस, सारे के सारे सर्कमस्टांसेस जो मेरे साथ हुए। अब इसमें जिसके लिए भी ये मैसेज है, मैं यही कहूँगी संगत जी, बी पॉजिटिव। अगर गुरु महाराज जी ने आपको पकड़ा है, वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो। हमारे कर्म है, हमें फेस करने हैं, चाहे हंसते करो चाहे रोते करो, चॉइस आपकी है। बट अगर गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हो, तो रोते हुए करने का तो कोई फिर फ़ायदा ही नहीं। उनके साथ जुड़ने का, अगर रोते हुए करना, तो उनके साथ जुड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं। फेस करना हंसते हंसते करो। वैसे भी उनके साथ जुड़ने के बाद जो प्रॉब्लम होती है वो वैसे ही ईजी लगने लगती हैं। सो यही था जो मुझे शेयर करना था। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और मैं माफ़ी चाहती हूँ उनसे कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बेवकूफ़ियाँ की हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें आगे से माइंड में रख कर सुधारूँ, उन्हें दोबारा रिपीट ना करूँ। और गुरु महाराज जी से ये अरदास है कि वो हमेशा मेरा और आप सबका हाथ यूँ ही पकड़े रखें, क्योंकि अगर वो पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तो इंसान हैं। जय गुरु जी। मैं जय संगत सॉरी सॉरी, अगेन सॉरी। ठीक है संगत जी, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।